दुनिया का पहला बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये सब चीजें तो हमको पता है, लेकिन इस बम का विचार कब शुरू हुआ था? देखिए, इस बम को बनाने का विचार शुरू हुआ था नाजी जर्मनी को ध्यान में रखकर। परमाणु बम को बनाया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने एक इंटरव्यू में कहा था, आज लोगों को एहसास नहीं है, लेकिन तब हिटलर पूरी दुनिया जीतने से बाल बराबर दूर था। कालोस मी, मैं काल हूं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर परमाणु बम कैसे बना था और इसे बनाने की जरूरत पड़ी भी क्यों थी, और परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक ने गीता का श्लोक क्यों बोला था। देखिए, साल था 1939 जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब बात करें जिस बम की वजह से यह युद्ध खत्म हो पाया था, उसको बनाने का विचार कब आया था? देखिए, इस बम को बनाने की शुरुआत 1938 से हो गई थी। जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने यूरेनियम एटम को उसके 3 अवयवों में विभाजित कर दिया था और इस खबर के बाद जर्मनी के सारे वैज्ञानिक चिंता में आ गए थे, क्योंकि E=mc² के हिसाब से ऐसी रिएक्शन अपने पीछे बहुत सारी ऊर्जा पैदा करने वाली थी। इसके बाद साल 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी, तब बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कहीं अब इस खोज का उपयोग बम बनाने में न किया जाए। हालांकि अभी तक ये बात केवल थ्योरी तक सीमित थी। देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक थे लियो ज़िलार्ड, और ये वैज्ञानिक थ्योरी के प्रैक्टिकल में बदलने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे सीधे अमेरिका जाना चाहते थे और अमेरिकी सरकार को इस खतरे से खुद आगाह कराना चाहते थे। लेकिन अमेरिकी सरकार को बताने से पहले उनको जरूरत थी एक ऐसे आदमी की जिसकी बात सुनी जा सके। इसके बाद उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ रुख किया। जिलार्ड इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन से मिले और उन्होंने आइंस्टीन को आग्रह किया कि अमेरिका को इस खतरे के बारे में बताया जाए। इसके बाद आइंस्टीन तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक खत लिखते हैं और उन्हें आगाह करते हैं कि हिटलर के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में जुट चुके हैं, इसलिए यह जरूरी है कि अब अमेरिका जर्मनी से पहले एटम बम बना ले। देखिए, इसके बाद रूजवेल्ट एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू करते हैं और इस मिशन के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे आर्मी कोर के एक जनरल लेस्ली ग्रोव्स। देखिए, फिजिक्स के जगत में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी एक महान वैज्ञानिक थे। साल 1942 अक्टूबर में इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में फुटबॉल के मैदान के नीचे बने एक तहखाने के अंदर एक बड़ी खोज की। दरअसल वैज्ञानिक एनरिको फर्मी लैब में एक परमाणु चेन रिएक्शन करने में सफल हो चुके थे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा था। जर्मनी दिन प्रतिदिन बढ़त बनाते जा रहा था। जापान ने अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी थी और अब बारी थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाने की। इस काम को अंजाम दिया जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। देखिए, ओपनहाइमर वे शख्स थे जो आगे चलकर इस पूरे प्रोजेक्ट के मुख्य चेहरा बनने वाले थे। देखिए, ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाया जाता है। प्रोजेक्ट वाई इस पूरे मिशन का साइंटिफिक डिवीजन था। इसके तहत बम को डिजाइन किया जाना था। ओपनहाइमर ने अपना पूरा ध्यान मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। 1942 से 1945 तक 3 सालों में ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाया था। देखिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की एक और खासियत थी, ये दुनिया का पहला सरकारी खर्चे पे शुरू हुआ साइंस प्रोजेक्ट था। देखिए, साल दर साल इस प्रोजेक्ट पे काम चला था। प्रोजेक्ट पे काम पूरे सीक्रेट तरीके से किया जाना था। इसके बाद भी बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि प्रोजेक्ट सफल होगा। और इसके बीच में सबसे बड़ी बात थी, अमेरिकी वैज्ञानिकों को जर्मन वैज्ञानिकों के साथ होड़ बनाए रखनी थी। जो भी पहले सफल होता, दुनिया उसकी मुट्ठी में होती। देखिए, दुनिया भर के महान वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन में अपना योगदान दिया था। ओपनहाइमर, लियो ज़िलार्ड, एनरिको फर्मी, नील बोर, रिचर्ड फाइनमैन, क्लाउस फुक्स जैसे दिग्गज वैज्ञानिकों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, इसके बाद साल था 1945 का और तारीख थी 12 जुलाई की। 12 जुलाई को बम को कोर साइट पर लाया जाता है। 15 जुलाई तक
बम को पूरी तरह से असेंबल करके एक 100 फीट ऊंचे टावर पर रख दिया जाता है और टेस्ट का समय निश्चित होता है 16 जुलाई को सुबह 4 बजे। देखिए इसके बाद 15 जुलाई को रात भर लगातार बारिश होती है, इसलिए टेस्ट का टाइम बढ़ाकर सुबह 4 बजे के बजाय 5:30 कर दिया जाता है। इस टेस्ट की जगह से लगभग 20 किलोमीटर दूर बंकर भी बनाए गए थे ताकि उन बंकरों के अंदर से टेस्ट का निरीक्षण किया जाए। देखिए अब सब कुछ तैयार था, बम तैयार था, वैज्ञानिक तैयार थे, लेकिन इसके आगे क्या होना था कोई नहीं बता सकता था। देखिए इस परमाणु परीक्षण से पहले थ्योरेटिकली बहुत सारी गणनाएं की गई और इनमें बहुत सारी संभावनाएं देखी गई और इन्हीं बहुत सारी संभावनाओं में से एक संभावना थी कि टेस्ट के बाद शुरू होने वाली चेन रिएक्शन कभी रुके ही ना और ये पृथ्वी के पूरे वातावरण को नष्ट कर दे। पृथ्वी पर पूरा जीवन ही समाप्त हो सकता था। देखिए लेस्ली ग्रोव्स जो कि इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने ओपेनहाइमर से कहा भी था कि अगर 2.5 करोड़ में से एक भी संभावना अगर ऐसी होती है कि इस टेस्ट की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है तो मैं इस टेस्ट को रुकवा देना चाहता हूं। और ओपेनहाइमर ने इस पर उनको जवाब दिया था कि इसकी संभावना लगभग 0 है। हालांकि ओपेनहाइमर भी इस टेस्ट के सफल होने के लिए श्योर नहीं थे। देखिए इसके बाद ठीक 5:30 पर काउंटडाउन शुरू होता है। गिनती 10 से शुरू होती है और इस टेस्ट के सफल होने का मतलब था इंसान दुनिया तबाह करने की ताकत पा चुका था। गिनती के 10 से शुरू होकर 1 पर पहुंचते ही मशरूम के आकार का एक गुब्बारा आसमान में ऊंचा उठता है और दुनिया की सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीरों में से एक बन जाता है। इस परमाणु परीक्षण में 21 किलोटन विस्फोटक के बराबर ऊर्जा पैदा हुई, मतलब 5 फुटबॉल के मैदान के बराबर का एक आग का गोला, जिसके 15 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी आया सब राख हो गया। देखिए इस विस्फोट का असर मीलों तक हुआ, लेकिन सरकार ने आम जनता से ये बात छुपाए रखी। लेकिन फिर भी एक शख्स ने इस परीक्षण का पता लगा लिया। आइए जानते हैं कैसे इस शख्स ने परमाणु परीक्षण का पता लगा लिया था। देखिए जिस दिन यहाँ पर परीक्षण हुआ उसके अगले ही रोज लगभग 3000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क के कंपनी के दफ्तर के बाहर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। दरअसल ये कंपनी कैमरे की फिल्म बनाया करती थी। ग्राहकों ने कंपनी से आकर शिकायत की कि उनकी सारी फिल्में खराब हो चुकी हैं और सारी फिल्मों पर धब्बे लगे हुए हैं। देखिए इसके बाद कोडेक ने जूलियन नाम के एक वैज्ञानिक को इस पूरी बात का पता लगाने का जिम्मा सौंपा। देखिए तहकीकात करते हुए इंडियाना राज्य की एक फैक्ट्री तक पहुंच गए, जहां पर इस फैक्ट्री में कार्डबोर्ड के डिब्बे बनाए जाते थे जिनमें इन फिल्मों को रखा जाता था। देखिए इसके बाद टेस्टिंग से पता चला कि कार्डबोर्ड से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से फिल्में खराब हो चुकी थी। देखिए इससे पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब रेडिएशन का कारण रेडियम हुआ करता था, लेकिन इस बार रेडिएशन का कारण रेडियम नहीं था। इस बार रेडिएशन कुछ नए प्रकार का था। देखिए इसके बाद वैज्ञानिक वेब बहुत सारी खोज के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेडिएशन हवा के जरिए फैक्ट्री तक पहुंचा था। हालांकि इस बात को वेब ने कई सालों तक छुपाए रखा। 1949 में कंपनी को भेजी एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कोडेक की फिल्में न्यूक्लियर टेस्ट के चलते खराब हो गई थी। इसके बाद कंपनी सरकार के पास पहुंची और समझौता हुआ कि अब से कोई भी परीक्षण होगा तो सबसे पहले कंपनी को बता दिया जाएगा और इसके बदले में कंपनी इस राज को राज रखेगी। इसका मतलब ये था कि कंपनी किसी को भी नहीं बताएगी कि परमाणु परीक्षण चल रहे हैं। देखिए इन परीक्षणों के बाद की कहानी हम सबको पता है। 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर ये परमाणु बम गिराए जाते हैं और इन बमों के द्वारा लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। देखिए परमाणु बम के इन हमलों के बाद ओपेनहाइमर बहुत दुखी होते हैं और वे राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से कभी भी इन बमों का प्रयोग युद्ध में नहीं किया जाए। देखिए ओपेनहाइमर अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन से मिलते हुए कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसके बाद ट्रूमैन उन्हें जवाब देते हैं, खून मेरे हाथ में है
इसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दो। देखिए इसके बाद ओपेनहाइमर न्यूक्लियर प्रोग्राम से अलग हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाए जाने का भी भरपूर विरोध किया था। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? इस सब का नतीजा हुआ सरकार ने उनके खिलाफ फाइलें खोल दी। कम्युनिस्ट पार्टी से उनके रिश्ते होने का हवाला देते हुए उनका सीक्रेट क्लियरेंस छीन लिया गया। ओपेनहाइमर साइडलाइन कर दिए जाते हैं। अपने जिंदगी के आखिरी साल ओपेनहाइमर ने विश्वविद्यालय में रहकर बिताए। देखिए इस दौरान जब भी उनसे पूछा गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा बनकर क्या उनने सबसे बड़ी भूल की, तो इस पर ओपेनहाइमर का कहना था, विज्ञान यही सीखने का नाम है कि कैसे एक गलती बार बार न की जाए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।